नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर। देखिए, क्लोनिंग का तात्पर्य क्या है? क्लोन करना। और वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? कैरियर या व्हीकल। तो सिंपल शब्द में हो गया कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है? प्लाज्मिड या DNA मॉलिक्यूल है जिसका उपयोग हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी फॉरेन या डिजायर DNA सेगमेंट को एक सेल से दूसरे सेल में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। प्लाज्मिड के जो की सहायता से हम लोग बहुत ईजिली आसानी से किसी भी फॉरेन जो DNA सेगमेंट है या जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग किसी होस्ट से आइसोलेट करते हैं, फिर उसको स्पेसिफिक साइज में कट करते हैं, इसके बाद उसको वेक्टर में इंसर्ट करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, और फिर उस वेक्टर को या प्लाज्मिड को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है, क्योंकि उसके अंदर स्वतः द्विगुणित होने की क्षमता होती है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा जो फॉरेन DNA सेगमेंट है वो भी आसानी से रेप्लिकेट कर जाता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेक्टर क्या है, वेक्टर की खोज किसने किया था, प्रमुख वेक्टर कौन कौन सा जिनका उपयोग हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक आदर्श एक आइडियल वेक्टर के अंदर कौन कौन सी विशेषता या फीचर होनी चाहिए। तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखिए, वेक्टर क्या है? तो वेक्टर आर DNA मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी ए फॉरेन DNA सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट। मतलब वेक्टर क्या है? वेक्टर DNA मॉलिक्यूल है जो किसी फॉरेन या डिजायर DNA सेगमेंट को कैरी करता है, और जब होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं तो यह इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने में सक्षम होता है। या सिंपल टर्म में कहें, वेक्टर एक DNA मॉलिक्यूल है जो किसी फॉरेन जीन या DNA को कैरी करने की क्षमता रखता है और होस्ट सेल में नेचुरली कहें या इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने की क्षमता रखता है। लिटरल मीनिंग वेक्टर का क्या है? तो लिटरल मीनिंग ऑफ वेक्टर्स इज व्हीकल या कैरियर। देखिए, व्हीकल या कैरियर का मीनिंग क्या हो गया? जो किसी चीज़ को ढोने वाला हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने वाला हो। तो वेक्टर को व्हीकल या कैरियर कहने का यही रीज़न है कि वेक्टर डिजायर या फॉरेन जीन को DNA सेगमेंट को एक सेल से दूसरे सेल में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, इसलिए इसको जो कि व्हीकल या कैरियर कहते हैं। फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर, जो पहला क्लोनिंग मतलब वेक्टर था, PSC-101 था, डिस्कवर एंड यूटिलाइज्ड इन 1973 बाय स्टैनले एंड कोहेन, डेराइव फ्रॉम साल्मोनेला बैक्टीरिया। सबसे पहला जो नेचुरल जो कि वेक्टर था उसका नाम इन वैज्ञानिकों ने रखा था PSC-101 था, और इसकी खोज 1973 में स्टैनले और कोहेन नामक साइंटिस्ट ने किया था। कहाँ से किया था? तो साल्मोनेला बैक्टीरिया से। इसके बाद आता है कि सबसे पहला बेस्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो मतलब वेक्टर है, तो यही बता रहे हैं कि फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर जो है इसका नाम है PBR-322। देखिए, कहीं पर भी वेक्टर में जो पहला शब्द होता है P, मतलब क्या आ गया? प्लाज्मिड। यहाँ पे जो B और R है, तो जो B है वह दो साइंटिस्ट थे, मतलब बोलिवर, और R का मीनिंग क्या है? रोडिज। और 322 का मीनिंग क्या होगा? इस क्रमांक पे इसको मतलब जो कि बेहतर मतलब बनाया गया था, या इस नंबर पे इसको खोजा गया था। कहाँ से? ई कोलाई से। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल वेक्टर जिसमें तमाम सारे फीचर के साथ जो था उसको लेबोरेटरी में बनाने का श्रेय इन वैज्ञानिकों को जाता, और इन्होंने इसका नाम PBR-322 दिया था। अगला बता रहे हैं द टर्म प्लाज्मिड। प्लाज्मिड शब्द का जो उपयोग था सबसे पहले लीडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1952 में किया था। तो प्लाज्मिड शब्द को इन्होंने सबसे पहले दिया। कुछ कॉमन क्लोनिंग वेक्टर हैं जिनका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। प्लाज्मिड का उपयोग हम लोग वेक्टर के रूप में कर सकते हैं।
बैक्टीरियोफेज का उपयोग कर सकते हैं, कॉजमिट का कर सकते हैं, फेजमिट का कर सकते हैं, और ट्रांसपोजोन या जिसको हम लोग जंपिंग जीन भी कहते हैं, बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये कुछ कॉमन जो है कि क्लोनिंग वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एक आदर्श एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम लोग लगभग 8 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे कि एक अच्छे वेक्टर में क्या क्या फीचर है। देखिए, पहला पॉइंट है इट मस्ट कंटेन ORI जीन। देखिए, ORI जीन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जिसको हम लोग बोलते हैं, मीनिंग कोई भी वेक्टर आदर्श, आइडियल या बेहतर तभी हो सकता है जब उसमें एक ऐसा साइट हो, एक ऐसा स्थान हो जहाँ से उसका रेप्लिकेशन क्या हो, नॉर्मली शुरू हो। तो ही बताया गया कि इट मस्ट कंटेन ए ORI जीन दैट इज साइट एट विच DNA रेप्लिकेशन बिगिन्स या स्टार्ट। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वह साइट है जहाँ से प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन या वेक्टर का रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो अगर ये साइट नहीं रहेगा तो रेप्लिकेशन संभव नहीं होगा। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर, जैसे उसमें है TETR टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, कैनामाइसिन रेसिस्टेंट, AMPR मतलब एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट। ये क्या करता है, हेल्प टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मीनिंग ये हो गया कि एक आदर्श वेक्टर में कुछ सेलेक्टेबल मार्कर, कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट रीजन या जीन होते हैं, और जिनका काम ये होता है कि जो हम प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट सेल में, तो होस्ट सेल में प्लाज्मिड को ये एडजस्ट करने में, सेलेक्ट करने में सहायता करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जैसे कोई भी फॉरेन जीन या प्लाज्मिड को जब हम किसी बैक्टीरियल सेल में जो ट्रांसफ़र करते हैं, तो कई बार होता है कि मीडियम में या बैक्टीरिया के द्वारा या होस्ट सेल के द्वारा कुछ केमिकल या कुछ एंटीबायोटिक का सिक्रीशन करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे TETR है मतलब टेट्रासाइक्लिन जो कि रेसिस्टेंट जीन है, कैनामाइसिन रेसिस्टेंट जीन है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन। मतलब टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से उसको मतलब बचाएगा एक कैनामाइसिन से और एम्पीसिलिन से। तो मीनिंग क्या आ गया कि आसानी से जो है कि प्लाज्मिड जो होगा अपने आप को ट्रांसफॉर्म मीडियम में एडजस्ट कर लेगा। तीसरा है यूनिक क्लीवेज साइट, या इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट। देखिए, एक अच्छे मतलब वेक्टर की विशेषता ये भी होती है कि उसमें ऐसा रीजन हो जहाँ से हम उस प्लाज्मिड को कट कर सकते हैं, और कट करके उसके जगह पे हम कोई फॉरेन या बाहरी जो डिजायर जीन है आसानी से को हम लोग वहाँ पे इंसर्ट कर दें। तो ऐसे नेचुरली अगर देखा जाए जो नेचुरल प्लाज्मिड है, तो उनमें तो 1 या 2 या कुछ ही क्लीवेज साइट होती है जहाँ से उसको हम लोग कट करके किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके किसी फॉरेन DNA को वहाँ पे जोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग आर्टिफिशियल मतलब प्लाज्मिड बनाते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारी क्लीवेज साइट ऐड कर देते हैं, जिससे आसानी से हम एक साथ में ही 4, 6, 8 फॉरेन DNA या जीन को या उसके सेगमेंट को जोड़ दें, और एक साथ वो सब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें कम खर्च में बहुत सारा टाइप का फ्रेगमेंट हमें मिल जाता है। अगला पॉइंट है स्मॉल साइज। एक आदर्श वेक्टर हम तभी कर सकते हैं जब उसकी साइज क्या हो, बहुत बड़ी ना हो, छोटी हो। इसका लाभ क्या मिलेगा, तो ईजी टू आइसोलेट, प्यूरिफाई एंड इंसर्ट। मतलब स्मॉल साइज का प्लाज्मिड अगर होगा तो उसको हम लोग आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं, आसानी से प्यूरिफाई कर सकते हैं, और आसानी से उसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, अब इसकी साइज़ क्या होती है, तो आइडियल जो साइज़ होती है, एक आदर्श साइज़ होती है वो लेस देन 10 kb मतलब 10 किलो बेस पेयर से कम का अगर प्लाज्मिड है तो उसको आदर्श माना जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है इसकी, तो स्टैंडर्ड साइज़ होती है क्लोनिंग वेक्टर की 5 से 10 kb किलो बेस पेयर, और रेंज जो होता है जो कि क्लोनिंग वेक्टर का वह 1 से लेकर के 3000 kb तक होता है। मतलब इसमें जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है इसकी जो रेंज होती है लगभग जो है कि 3000 kb तक होती है। तो मीनिंग 1 किलो बेस पेयर से लेकर kb से 3000 kb तक इसकी साइज होती है। अगला है रेप्लिकेशन कंपैटिबिलिटी। देखिए, रेप्लिकेशन कंपैटिबिलिटी का मतलब ये हो गया
कि एक आदर्श प्लाज्मिड ऐसा होता है कि जब हम उसमें किसी फॉरेन जीन को या डीएनए सेगमेंट को जब हम लोग जोड़ करके होस्ट सेल में भेज के रेप्लिकेट कराते हैं तो प्लाज्मिड ऐसा ना हो कि जो फॉरेन जीन या डीएनए है उसके रेप्लिकेशन को डिस्टर्ब करे। अगर डिस्टर्ब करेगा तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो वही लिखा गया, डू नॉट डिस्टर्ब इंसर्ट डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब रेप्लिकेशन कंपैटिबिलिटी का मीनिंग ये हो गया कि एक अच्छे वेक्टर की विशेषता होती है कि उसमें जो हम लोग फॉरेन या डिजायर जीन या डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़े हैं तो जब उसको हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करें तो वह फॉरेन जीन को किसी प्रकार से उसके रेप्लिकेशन को डिस्टर्ब न करे, क्योंकि अगर डिस्टर्ब हो जाएगा रेप्लिकेशन तो जो हमारा फॉरेन जीन है उसकी मल्टीपल कापी नहीं बन पाएगी, जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। नेक्स्ट है, इट शुड कंटेन कंट्रोल सिस्टम। एक अच्छी क्वालिटी के या प्रकार के वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, प्रमोटर और टर्मिनेटर। देखिए प्रमोटर का मतलब क्या हुआ, जो उसके रेप्लिकेशन को प्रमोट करेगा, और टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है, उसके रेप्लिकेशन को कंट्रोल करना, टर्मिनेट करना। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या हैं, एक तरीके से कंट्रोलिंग पॉइंट है। अगर किसी भी चीज़ में कंट्रोलिंग पॉइंट न रहे तो फिर क्या हो जाएगा कि उसकी जो द डिवीजन है या फॉर्मेशन है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो एक अच्छे प्रकार के वेक्टर में, प्लाज्मिड में या क्लोनिंग वेक्टर में प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट दोनों होता है। तो प्रमोटर साइट रेप्लिकेशन को प्रमोट करता है और टर्मिनेटर साइट जो होता है रेप्लिकेशन हो जाने पर उसको कंट्रोल करता है। और लास्ट पॉइंट है, ईजी टू इंट्रोड्यूस। मीनिंग क्या हुआ कि ईजिली इंटर इनटू दी होस्ट सेल। मतलब कि क्लोनिंग वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी से होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दें, जिससे क्या हमें उसके इंसर्शन में बहुत समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में कहीं पर किसी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग बिना किसी संदेह के जो कमेंट में प्रश्न जो कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो कि शेयर करिए। धन्यवाद।